आज फिर एक माँ की लाचारी ने रुला दिया। रात के 8 बजने को थे, इसलिए मैंने अपना टिफिन निकाला और पालती मारकर बैठ गया। खाने का डिब्बा खोलते ही उसकी खुशबू मेरी नाक में घुस गई। आखिर माँ के हाथ के बनाए देसी घी के लड्डू जो थे, और साथ में आलू के पराठे, मेथी के पराठे, अचार, दही, चटनी थे। मैं खाने को देखकर खुश हो गया, क्योंकि माँ ने सब मेरी पसंद की चीज़ें जो दी थी। भूख भी जोरों से लग रही थी, तो मैंने पराठे का पहला निवाला तोड़ा और मुंह में डालने ही वाला था कि मेरी नज़र सामने बैठी एक बुजुर्ग महिला पर गई, जो एकटक मुझे और मेरे खाने को देख रही थी। वैसे तो मैं उन्हें काफ़ी देर से देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। उनकी सूनी और बेचैन आंखें हर आने जाने वाले को ऐसे निहार रही थी, मानो उनमें किसी अपने को ढूंढ रही हो। ऐसे तो कपड़ों से किसी ठीक ठाक गांव के घर की महिला दिख रही थी, पर कुछ तो था जो मेरे समझ में नहीं आ रहा था। जितनी बार ट्रेन रुकती, वो बेचैन होकर दरवाजे को देखती। जैसे ही ट्रेन स्टेशन छोड़ती, उनके चेहरे पर मायूसी के भाव चेहरे की झुर्रियों में झलक उठती। कई बार उनकी आंखों से आंसू की धारा भी बह जाती। वो झट से पहुंच लेती। इतनी लाचारी शायद ही अपने जीवन के सफर में देखा होगा। न चाहते हुए एक दो बार मैंने बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। इसलिए मैंने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। पता नहीं क्यों अजीब सा लगा। मन में सोचा, शायद उन्हें भूख लगी हो। वैसे भी मैंने उन्हें सुबह से कुछ खाते नहीं देखा। इसीलिए इंसानियत के नाते मैंने फिर से उनसे आदरपूर्वक पूछा, अम्मा जी, आपको कुछ चाहिए? कुछ तकलीफ है क्या आपको, या कुछ खो गया है आपका? काफ़ी देर से आपको बहुत परेशान देख रहा हूँ। मदद की ज़रूरत हो तो बेझिझक बोलिए। मेरे एक साथ पूछे सवालों का जवाब देने के लिए वो कुछ देर चुप रही। शायद सोच रही हो बताऊं या नहीं, वो भी किसी अजनबी को। फिर उन्होंने रूंधे आवाज़ में आहिस्ते से कहा, बाबू थोड़ा पानी मिलेगा? वो बड़ी प्यास लगी है। जी ज़रूर अम्मा जी, ये लीजिए। मैंने पानी का बोतल बढ़ाते हुए कहा। गट करके अम्मा एक घुट में ही सारा पानी पी गई। फिर पानी का बोतल देते हुए खूब सारी दुआएं दी। मैंने लड्डू का डिब्बा बढ़ाते हुए कहा, ये लो अम्मा जी, मेरी माँ के हाथ के लड्डू। पहले उन्होंने लेने से मना कर दिया, पर जिद करने पर उन्होंने 2 लड्डू उठाए और छोटा छोटा टुकड़ा तोड़कर मुंह में डालते हुए रोए जा रही थी। शायद अब उनका सब्र जवाब दे गया। वो जिसका इंतजार इतनी देर से कर रही थी, शायद अब वो कभी नहीं आने वाला था। मैं ऐसे उन्हें रोते देखकर खुद को रोक नहीं पाया और अम्मा को गले लगाकर चुप कराने लगा। उनसे पूछा, अम्मा आपके साथ कौन आया है और आप कहाँ जा रही हो? कुछ तो बताइए, मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ, इसलिए बेझिझक बताइए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। मेरे इतना बोलने पर वो बोलने लगी, बाबू पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया। मुझे यहाँ ट्रेन की सीट पर बैठाकर बोला, माँ मैं अभी आता हूँ, पानी की बोतल और खाना लेकर। सुबह से रात होने को आई, अभी तक लौट कर नहीं आया बाबू। अब हम कहाँ जाएंगे? हमको कुछ पता नहीं है बाबू। ऐसा कहकर अम्मा के शब्द हलक में ही अटक गए और फपक कर रोने लगी। अम्मा को रोता देख उस बर्थ के सभी लोगों की आंखें नम हो गई। बेचारी अम्मा इसी आस में देख रही थी कि उसका बेटा आएगा, पर आज फिर एक माँ को छला गया था, उनकी परवरिश को छला गया था। उनकी बेचारगी को देखकर मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मन ही मन सोचने लगा, क्या सच में अम्मा का बेटा पानी लेने गया है या पिंड छुड़ाने? खैर मैंने खुद को संभाला। फिर अम्मा से पूछा, अम्मा मुझे आप शुरू से बताइए ताकि मैं आपके बेटे को ढूंढने में आपकी मदद कर सकूं। फिर मैंने कहा, क्या आपके पास मोबाइल फ़ोन या एड्रेस है? मैंने फिर से पूछा, आप किस स्टेशन से बैठी? बेटा कहाँ रहता है? आपके पास कोई टिकट है? हमें कुछ नहीं पता बाबू, हम इतना पढ़े लिखे नहीं हैं। अम्मा की बात सुनकर मैं मायूस हो गया। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा ना हो, अम्मा जैसा सोच रही थी बेटा आएगा ऐसा हो। फिर मैंने अम्मा को पूछा, आपके पति कहाँ हैं? मेरा ऐसा कहते ही अम्मा भावुक हो गई। उन्होंने कहा, आज से 10 साल पहले मोहन के पिताजी नहीं रहे, तब हम बिहार के मधेपुर में रहते थे। बाबूजी के देहांत के बाद मोहन हमें शहर ले आया, पर मेरी बहू को मेरा रहना धीरे धीरे खटकने लगा। वो आए दिन बेटे से झगड़ा करती रहती थी। उसकी झगड़ा करने की वजह से बेटा भी बहू की सुनने लगा। पर कल सुबह बेटा बोला, माँ चलिए आपको तीर्थ यात्रा करा के आता हूँ। मैं बहुत खुश हुई कि मेरा बेटा मेरे बारे में भी सोचता है और हमें तीर्थ यात्रा कराएगा। आज आने से पहले भी सब बढ़िया था। बाबू बेटे ने एक कोरे कागज पर अंगूठे का निशान भी लगवाया।
इसीलिए विश्वास है बाबू कि वो जरूर आएगा। वो जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा, वरना मुझे ऐसे ना छोड़ता। मेरा बेटा बहुत अच्छा है बाबू, कहते कहते अम्मा का गला भर आया। मैंने अपनी तसल्ली के लिए अम्मा का सामान चेक किया। शायद अम्मा सही कह रही हो, पर सामान देखकर मुझे कहीं उनके बेटे का सामान नहीं मिला। मिला तो सिर्फ एक बड़ी अटैची जिसमें अम्मा के सारे कपड़े थे, एक टिकट जिसमें सिर्फ अम्मा का नाम था। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अम्मा के बेटे ने अपनी माँ से पिंड छुड़ाने का सबसे अच्छा उपाय ढूंढा था। ऐसे बच्चों से अच्छा तो माँ बाप बेऔलाद ही रहे तो अच्छा है। कम से कम माँ बाप को ये दिन ना देखना पड़े। शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों को, नीचता की सारी हदें पार कर देते हैं, जिन्हें माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। वो माता पिता जिन्होंने अपने खून के एक एक कतरे से उसे पाला पोसा हो, दुनिया में काबिल बनाया, उन्हें ही दर दर की ठोकरें खाने के लिए भेज दिया। क्या हो गया इन बच्चों को जो ऐसा कदम उठाने में तनिक भी नहीं झिझकते। काफ़ी देर तक मेरे मन में अम्मा के बेटे के लिए नफरत की आंधी दौड़ गई। फिर मैंने अम्मा को अगले स्टेशन पर उतार कर पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और वहीं पास के वृद्धाश्रम में पहुंचाया। वहां से निकलते वक्त अम्मा के हाथों में कुछ रुपए दिए और वादा किया हर छुट्टी में मिलने आऊँगा। ये एक फौजी का वादा है जो अपनी माँ और मातृभूमि की सुरक्षा करना जानता है। जाते जाते अम्मा ने खूब दुआएं दी। उनके आशीर्वाद के साथ एक सीख भी लेता गया कि कुछ भी हो जाए मैं अपने माता पिता के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहूँगा, क्योंकि आज जो कुछ भी मैं हूँ उन्हीं की देन है। यहाँ तक कि इस जीवन का कर्जदार भी हूँ। प्यारे दोस्तों, पता नहीं आज की वर्तमान स्थिति में ऐसा क्यों होने लगा है। क्यों अपने ही बच्चे माता पिता को बोझ समझने लगे हैं। क्यों माता पिता के साथ छल किया जाता है। सोचने वाली बात है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आपकी कमेंट, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नई कहानी के साथ।